दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। एक अधजली फाइल, एक पीतल का लालटेन और हजारों रूहों की चीखें। शहर के बीचों बीच अचानक वो खौफनाक गोदाम फिर से कैसे खड़ा हो गया, जो 20 साल पहले जलकर राख हो चुका था। आज की रात शहर का आखिरी सवेरा होने वाला है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, उस रात के करीब 11 बज रहे थे। पुराने शहर के बाजार की आधी बत्तियां बुझ चुकी थी। हवा में अजीब सी धूल और ठंडक थी। बाजार के एक कोने पर बना था वो पुराना टैक्सी स्टैंड। मैं यानी कि आर्यन एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूं। मुझे अचानक एक बहुत ही जरूरी फाइल के लिए रामपुर गांव जाना था, जो यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था। मैं भागता हुआ स्टैंड पहुंचा। वहां चाय की एक दुकान पर कुछ ड्राइवर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या कोई मुझे अभी रामपुर छोड़ सकता है? बहुत अर्जेंट काम है। वहां बैठे एक उम्रदराज ड्राइवर ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। वो बोला, क्या कह रहे हो बेटा, इतनी रात को रामपुर? पागल हो गए हो क्या? हम में से कोई वहां नहीं जाएगा। चुपचाप घर जाओ और कल सुबह निकलना। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तभी पीछे से एक पुरानी पीली टैक्सी आती दिखी। जैसे ही वो रुकी, मैंने भागकर उस ड्राइवर से कहा, भैया रामपुर चलोगे? बहुत जरूरी है। उस ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं है। तुम्हारा रास्ता नहीं, तुम्हारा वक्त खराब है। अगर चाहो तो बीच में पड़ने वाले नवाबगंज कस्बे तक छोड़ सकता हूं, वहां रात बिता लेना। पर मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा, भैया मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, पर प्लीज मुझे आज ही पहुंचा दो। वो मान गया, लेकिन उसने एक अजीब बात कही, ठीक है पर याद रखना, रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है। मैं टैक्सी में बैठ गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान और डरावना था। कुत्ते भी आज नहीं भौंक रहे थे। ड्राइवर ने अचानक मुझसे पूछा, बेटा रामपुर क्यों जा रहे हो? आज तक 15 साल की ड्राइविंग में मैंने किसी को इतनी रात को अकेले वहां जाते नहीं देखा। लोग कहते हैं वहां रात को जाना मौत को दावत देना है। करीब आधे घंटे बाद हम नवाबगंज पहुंचे। ड्राइवर ने फिर कहा, यहीं उतर जाओ बेटा, आगे जंगल का रास्ता है। मैं गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा। मैं नहीं माना तो उसने मुझे गांव से आधा किलोमीटर पहले ही उतार दिया और तुरंत गाड़ी मोड़कर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अब मैं उस अंधेरी सड़क पर अकेला था। हवा के झोंके पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रहे थे जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। तभी मुझे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। थक कर मैं वहां रखे एक पुराने बेंच पर लेट गया। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सामने से एक लंबा दुबला पतला आदमी काला कंबल ओढ़े आ रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, भैया क्या आप रामपुर जा रहे हैं? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? उसने अपनी भारी आवाज में कहा, साथ चलना है तो मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारी सुबह नहीं होगी। और याद रखना, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। हम चलने लगे। अचानक पीछे से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, भैया कोई रो रहा है। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा और कहा, चुपचाप चलो, ये वो आवाजें हैं जो नए शिकार ढूंढती हैं। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही उसने मेरा हाथ खींचा, मुझे लगा कि मैं किसी गहरे दलदल से बाहर आ गया हूं। वो बोला, अगर आज मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो तुम इसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाते। हम गांव की पहली बस्ती में पहुंचे। वो मुझे अपने मिट्टी के घर ले गया। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही टोका, आप फिर उस रास्ते पर चले गए थे। उस आदमी, जिनका नाम दीनदयाल था, ने बताया कि उन्होंने मुझे एक साई के चंगुल से बचाया है। उस रात मुझे पता चला कि रामपुर के बाहर आत्माओं का पहरा होता है। दीनदयाल जी हर रात वहां अपने बेटे को ढूंढने जाते थे, जो 1 साल पहले उसी रास्ते पर लापता हो गया था। सुबह हुई तो गांव के तालाब पर एक बूढ़ी औरत मिली। उसने बताया, बेटा तुम यहाँ जो ढूंढने आए हो वही तुम्हें बचाएगा या खत्म करेगा। मुझे समझ आया कि मैं जिन सरकारी गोदामों के कागज लेने आया हूँ उनका नाता किसी गहरे राज से है। अचानक दिन के उजाले में भी वो काली परछाई हमारे सामने आ गई। वो बिना चेहरे वाली काली आकृति हमें डराने लगी। हम भागकर पुराने जले हुए गोदाम तक पहुंचे। दीनदयाल जी ने बताया कि सालों पहले यहाँ बीमा के पैसों के चक्कर में मालिक ने आग लगवा दी थी, जिसमें कई मजदूर जिंदा चल गए थे। उनकी आत्माएं आज भी न्याय के इंतजार में वहीं कैद थी और वो साया उन्हें बाहर नहीं आने देता था। जैसे ही मैंने अलमारी से वो फाइल निकाली जिसमें आग लगाने का असली सच लिखा था, वो साया गोदाम के अंदर आ गया। उसने दीनदयाल जी को उठाकर फेंक दिया। तभी दीवारों से उन जले हुए मजदूरों की रूहें बाहर निकली। उन्होंने उस साये को चारों तरफ से घेर लिया। वो साया चीखने लगा। दीनदयाल जी ने चिल्लाकर कहा, भागो आर्यन, ये आत्माएं तुम्हें नहीं, इस साये को खत्म करने आई हैं, इस सच बाहर ले जाओ।
मैं फाइल लेकर बाहर भागा। पीछे गोदाम में भयंकर आग लग गई। वो साया उन आत्माओं के साथ उसी आग में विलीन हो गया। गांव का सालों पुराना श्राप खत्म हो चुका था। अगली सुबह जब मैं शहर लौटने के लिए तैयार हुआ तो मुझे खिड़की के पास दीनदयाल जी की रूह दिखी। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद दिया और हवा में गायब हो गए। मुझे समझ आ गया कि अब उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी थी। दोस्तों, उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें सच की रोशनी ही खत्म कर सकती है। शहर की चकाचौंध में लौटने के बाद मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, पर मैं गलत था। वो फाइल मैंने पुलिस को सौंप दी। गोदाम के मालिक को उम्र कैद हो गई, लेकिन असली डरावना खेल तो अब शुरू हुआ था। रात के ठीक 11 बजे थे। मैं अपने फ्लैट में सो रहा था। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। इतनी ठंड कि मेरी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था। मैंने कांपते हाथों से प्ले किया। वीडियो में वही पुराना रिक्शा स्टैंड था। कैमरा धीरे धीरे उस टैक्सी की ओर बढ़ा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। वो मैं था। वीडियो में मैं टैक्सी के अंदर बैठकर सो रहा था। डर के मारे मेरा पसीना छूट गया, क्योंकि वो वीडियो अभी का था। तभी मेरे कान के पास वही भयानक फुसफुसाहट गूंजी, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं जम गया। मेरी गर्दन जैसे पत्थर की हो गई थी। कमरे के आईने में मुझे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखने लगी। वो काली, लंबी और बिना चेहरे वाली आकृति, वही साया। वो खत्म नहीं हुआ था, वो तो मेरे साथ शहर आ गया था। अचानक मेरे बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। आर्यन, दरवाजा खोलो बेटा। वो दीनदयाल जी की आवाज थी। मैं चिल्लाया, आप तो मुक्त हो गए थे, अब यहाँ कैसे? दरवाजे के नीचे से खून रिस कर अंदर आने लगा। बाहर से आवाज आई, मुक्ति सच से नहीं, मौत से मिलती है बेटा। तुमने वो फाइल उजागर की, पर उन मजदूरों की तड़प शांत नहीं हुई। उन्हें इंसाफ नहीं, बदला चाहिए था, और अब उनकी रूहों को एक नया शरीर चाहिए। तभी खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने हाथ मारा। मैंने देखा तो बाहर कोई बालकनी नहीं थी, फिर भी वहां दर्जनों झुलसे हुए चेहरे मुझे घूर रहे थे। उनकी काली आंखें और फटे हुए होंठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, धोखा। मुझे समझ आया कि वो फाइल तो बस एक जाल था मुझे वहां बुलाने का। वो साया कोई भूत नहीं, बल्कि उन सभी मजदूरों की नफरत का एक बढ़ा हुआ रूप था। अचानक मेरे फोन की रिंग बजी। अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई, और फिर वही टैक्सी ड्राइवर बोला, बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा वक्त खराब है। वो साया अब तुम्हारा। खाली राख को सहला रही थी। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने सिर उठाया, पर उनकी आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे। आ गए बेटा। उनकी आवाज में एक साथ कई लोगों की आवाजें मिली हुई थी। दीनदयाल ने तुम्हें बचाया था ना, पर उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उस गोदाम की आग उसने नहीं बुझाई थी, उसने उस आग को भड़काया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विमला जी खड़ी हुई और उनकी छाया दीवार पर किसी दैत्य की तरह बड़ी होती गई। मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे बलि चढ़ाया गया था ताकि ये गांव अमीर बन सके, और अब तुमने वो फाइल खोलकर उस समझौते को तोड़ दिया है। अचानक घर की दीवारों से वही झुलसे हुए हाथ बाहर निकलने लगे। वे मुझे पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि विमला जी की तरफ बढ़ रहे थे। विमला जी जोर जोर से हंसने लगी और उनकी हंसी धीरे धीरे चीख में बदल गई। साया कोई बाहरी दुश्मन नहीं है आर्यन, वो इस गांव का बाप है। तभी दीनदयाल जी की रूह कोने में प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो डरे हुए नहीं थे। उनके चेहरे पर वही क्रूरता थी जो मैंने उस साये में देखी थी। वे बोले, बेटा, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। या तो तुम साया बनोगे या साये का शिकार। पूरा घर हिलने लगा, जमीन फटने लगी और उसमें से वही काली आग निकलने लगी जो मैंने गोदाम में देखी थी। मुझे समझ आ गया कि दीनदयाल जी ने मुझे बचाया नहीं था, बल्कि मुझे चुन लिया था ताकि मैं उनका स्थान ले सकूं और वे हमेशा के लिए इस कैद से आज़ाद हो सकें। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा गायब हो चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, अगला पहरेदार आर्यन। बाहर टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। वही पुराना ड्राइवर खिड़की के बाहर खड़ा हंस रहा था। उसकी त्वचा कागज़ की तरह झड़ रही थी। उसने अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोला, तुम्हारी शिफ्ट शुरू होती है बेटा।
आज भी अगर कोई रात के 11 बजे उस पुराने स्टैंड पर जाता है तो उसे एक जवान लड़का मिलता है जो उसे रामपुर ले जाने की जिद करता है। वो लड़का मैं हूं। मैं लोगों को आगाह करता हूं, उन्हें बचाता हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि अगली रात मुझे कोई नया साथी मिल सके जो मेरी जगह ले ले। अब मेरी रूह उस गांव की सीमाओं में कैद हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में मैं उसी पुरानी पीली टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा रहता हूं, जो अब सड़क पर चलती नहीं बल्कि हवा में तैरती महसूस होती है। एक रात टैक्सी का दरवाजा अचानक खुला। बाहर वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था। उसने अपनी सूखी उंगलियों से मुझे एक पुराना पीतल का लालटेन थमाया। ये लो आर्यन। उसकी आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। आज रात तुम्हें अकेला नहीं जाना है। आज अमावस है और आज वो साया भूखा नहीं बल्कि प्यासा है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही टैक्सी अपने आप चलने लगी, पर इस बार रास्ता रामपुर की तरफ नहीं बल्कि उस पुराने तालाब की ओर जा रहा था जहां वो बूढ़ी अम्मा मिली थी। तालाब का पानी आज रात काला नहीं बल्कि खून की तरह गाढ़ा और लाल था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि गांव के सभी लोग, विमला, वो बूढ़ी अम्मा और यहाँ तक कि वे मजदूर जिनकी आत्माओं को मैंने सोचा था कि मैंने आज़ाद कर दिया है, वे सब तालाब के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े थे। उनके हाथों में जलती हुई हड्डियां थीं। बीच में दीनदयाल खड़ा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, आर्यन, तुमने सच तो बाहर निकाल दिया, पर तुमने उस अंधेरे देवता का नाम पढ़ लिया जो इस गांव की जड़ों में सो रहा है। अचानक तालाब की बीचों बीच एक भंवर उठा। उसमें से एक विशाल आकृति निकली। वो कोई साया नहीं था, वो अनगिनत इंसानी चेहरों से बना एक दानव था। हर चेहरा चीख रहा था और उनमें से एक चेहरा मेरा था। मेरा अपना शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व अभी भी इस दुनिया और उस दुनिया के बीच लटका हुआ था। वो दानव मेरी ओर बढ़ा और बोला, तुमने कहानी सुनाई, अब तुम कहानी बनोगे। उसने मुझे पकड़कर उस लाल तालाब के अंदर खींच लिया। पानी के नीचे एक पूरी जलती हुई दुनिया थी। वही गोदाम, वही फाइलें, लेकिन वहां सब कुछ उल्टा था। वहां आग ठंडी थी और अंधेरा चुभने वाला। वहां मैंने देखा कि हजारों आर्यन और दीनदयाल जैसे लोग जंजीरों से बंधे हुए थे। वे सब वही थे जिन्होंने कभी ना कभी इस गांव का राज जानने की कोशिश की थी। तभी मेरे हाथ में मौजूद वो लालटेन जोर से जल उठी। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि उस दानव के सीने में एक छोटा सा छेद है, जहां वही पुरानी फाइल दबी हुई थी जो मैंने पुलिस को दी थी। पुलिस के पास जो फाइल पहुंची थी वो सिर्फ एक परछाई थी। असली फाइल तो अभी भी यहां इस शैतान के दिल में धड़क रही थी। मैंने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस लालटेन को उस फाइल की तरफ फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ। वो दानव हजारों टुकड़ों में बिखर दिया। तालाब का पानी खौलने लगा और एक जोरदार लहर मुझे ऊपर की तरफ उछाल ले गई। जब मेरी आंख खुली, मैं उसी पुराने रिक्शा स्टैंड के पास जमीन पर पड़ा था। सूरज की पहली किरण मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मेरे हाथ में वही पीतल का लालटेन था, पर वो अब बुझ चुका था। मैंने राहत की सांस ली और उठने की कोशिश की। तभी मेरी नजर पास के एक अखबार पर पड़ी। तारीख आज की ही थी, लेकिन हेडलाइन देखकर मेरा दिल धड़कना बंद कर गया। 20 साल पहले लापता हुए युवक आर्यन का कंकाल पुराने गोदाम के मलबे से मिला। मैंने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ। मेरा हाथ मेरी त्वचा के आर पार निकल गया। मैं मुड़ा और देखा, पीछे चाय की टपरी पर एक नया लड़का बैठा था जो डरा हुआ लग रहा था। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया, क्या कोई मुझे रामपुर छोड़ देगा? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपनी पारदर्शी आवाज में कहा, चलो दोस्त, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, रास्ता थोड़ा लंबा है। अब वो नया लड़का, जिसका नाम आदित्य था, मेरी बात सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर उसे मेरी आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? कौन बोला? वो घबराकर खड़ा हो गया। मैंने उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, डर मत, मैं भी तुम्हारी तरह यहां एक काम से आया था, लेकिन यहां का रास्ता भटकना आसान है और वापस लौटना नामुमकिन। अचानक
टैक्सी स्टैंड की सारी लाइटें एक साथ चटक कर फूट गईं। अंधेरा इतना घना हो गया कि आदित्य को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जमीन से वही काली ठंडी भाप उठने लगी। ये उस साये की वापसी थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवर था। मैंने देखा कि उस अंधेरे के बीच से दीनदयाल फिर से प्रकट हुआ, पर अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके हाथ लंबे होकर जमीन को छू रहे थे और उसके नाखून आरी की तरह तेज थे। वो आदित्य की ओर बढ़ने लगा। मैंने आदित्य का हाथ पकड़ा। उसे मेरा स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा लगा, लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। भागो आदित्य, अगर इसने तुम्हें छू लिया तो तुम हमेशा के लिए स्टैंड की मिट्टी में दफन हो जाओगे। हम दोनों उस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगे। पीछे से दीनदयाल के हंसने की आवाज आ रही थी, जो अब एक जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। दौड़ते दौड़ते आदित्य हांफने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैंने गौर किया कि हम सड़क पर नहीं, बल्कि एक अनंत चक्र, इन्फिनिट लूप में फंस चुके थे। हम जितनी बार मुड़ते, वापस उसी चाय की टपरी के पास पहुंच जाते जहां से शुरू किया था। तभी मुझे उस बुझे हुए पीतल के लालटेन की याद आई जो मेरे हाथ में था। मैंने आदित्य से कहा, अपनी जेब से माचिस निकालो, इस लालटेन को जलाना होगा। यही एकमात्र चीज है जो इस मायाजाल को तोड़ सकती है। आदित्य ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही लालटेन की लौ जली, सड़क का मंजर बदल गया। अब हम सड़क पर नहीं, बल्कि उस पुराने गोदाम के खंडहर के ठीक बीचों बीच खड़े थे। चारों तरफ मजदूरों के कंकाल पड़े थे और उनकी आंखों में अभी भी वही पुरानी आग दहक रही थी। साया, दीनदयाल का रूप, हमारे सामने आकर रुक गया। तुम इस चक्र को नहीं तोड़ सकते आर्यन। तुमने एक को आजाद किया तो दूसरे को उसकी जगह लेनी ही होगी। यही इस गांव का नियम है। तभी मुझे एक भयानक सच्चाई समझ आई। ये साया कोई और नहीं, बल्कि उस गोदाम के मालिक की रूह थी, जो हर बार एक नया मुखौटा पहनकर आती थी। पहले उसने दीनदयाल का मुखौटा पहना, फिर मेरा, और अब वो आदित्य को अपना अगला मोहरा बनाना चाहता था। मैंने लालटेन की रोशनी को सीधे उस साये के चेहरे पर डाला। रोशनी पड़ते ही उसका चेहरा पिघलने लगा और असली दानव बाहर आने लगा। आदित्य, मैंने चिल्लाकर कहा, इस गोदाम के बीचों बीच एक पुरानी कुआं है। तुम्हें उस फाइल को जो तुम्हारे बैग में है, उस कुएं के पवित्र पानी में डालना होगा। यही इस शैतान की शक्ति का स्रोत है। आदित्य गोदाम के पिछले हिस्से की तरफ भागा। साया उसके पीछे लपका, पर मैंने अपनी रूह की पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे से जकड़ लिया। साये के ठंडे स्पर्श से मेरी रूह कटने लगी थी, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। जल्दी करो आदित्य, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। आदित्य कुएं के पास पहुंचा। कुएं से काली लपटें निकल रही थी। उसने अपना बैग खोला और वो फाइल निकाली। जैसे ही उसने फाइल कुएं में फेंकी, पूरे गांव में एक जोरदार भूकंप आया। आसमान से खून की बारिश होने लगी और वे सभी मजदूर चीखते हुए उस साये पर टूट पड़े। एक आखिरी धमाका हुआ और वो साया हजारों टुकड़ों में बंटकर हवा में बिखर गया। सुबह जब सूरज निकला तो आदित्य गांव की सीमा पर पड़ा हुआ था। उसके पास कोई फाइल नहीं थी, कोई लालटेन नहीं था। वो जिंदा था, पर उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। मैं अब आजाद था, पर जैसे ही मैं ऊपर की ओर बढ़ने लगा, मैंने देखा कि उस पुराने गोदाम की राख से एक छोटा सा काला धुआं फिर से उठ रहा है। मैंने महसूस किया कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस इंतजार करती है किसी और आर्यन या आदित्य के आने का, जो फिर से उस पुरानी फाइल को खोलने की हिम्मत करे। आज भी उस रास्ते पर जाने वाले ड्राइवर अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रामपुर की मिट्टी में अभी भी एक राज दफन है, जो किसी की भी आवाज में आपको पुकार सकता है। सूरज की रोशनी आदित्य के सफेद बालों पर चमक रही थी, लेकिन वो चमक सुकून वाली नहीं थी। आदित्य गांव की सीमा पार कर चुका था, पर उसे एहसास नहीं था कि वो अपने साथ क्या ले जा रहा है। मैं, जो अब एक भटकती रूह के रूप में उसे दूर से देख रहा था, अचानक रुक गया। मैंने देखा कि आदित्य के साये या शैडो में कुछ अजीब हलचल हो रही है। उसका साया जमीन पर उसके साथ नहीं चल रहा था, बल्कि वो धीरे धीरे आदित्य के पैरों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से हिल रहा था। तभी मुझे उस पुरानी बूढ़ी अम्मा की एक बात याद आई। जब साया मरता है तो वो अपना बीज उस इंसान में छोड़ देता है जो उसे हराता है। आदित्य जैसे ही शहर की बस में चढ़ा, बस के शीशे काले पड़ने लगे। बस के अंदर बैठे लोग अचानक चुप हो गए। आदित्य ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे कठोर चीज महसूस हुई। उसने बाहर निकाला तो उसके हाथ में वही पीतल का लालटेन था, पर इस बार वो पीतल का नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों का बना हुआ लग रहा था। उसने जैसे ही लालटेन को छुआ, बस के ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइवर का चेहरा गायब था,
वहां सिर्फ एक गहरी काली खाई थी। ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा, साहब, रामपुर की सीमा तो पार कर ली, पर रामपुर के अंदर की दुनिया को कैसे छोड़ोगे? उधर शहर में पुलिस स्टेशन के मालखाने में रखी वो पुरानी फाइल अचानक अपने आप जलने लगी। आग से निकलने वाला धुआं छत पर इकट्ठा होकर एक आकार लेने लगा। वो आकार मेरा था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो उस साए का नया अवतार था जिसे मैंने अनजाने में शहर भेज दिया था। आदित्य के घर पहुंचते ही सन्नाटा और गहरा गया। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि मैं, आर्यन, उसके बिस्तर पर बैठा हुआ। मैंने, यानी उस हमशक्ल साये ने कहा, शुक्रिया आदित्य। कुएं में तुमने जो फाइल फेंकी थी वो साये को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे देह यानी फिजिकल बॉडी देने के लिए थी। अब वो साया आजाद है और उसे किसी गांव की जरूरत नहीं। अब पूरा शहर उसका गोदाम है। आदित्य चीखा और पीछे हटा, पर उसका अपना साया दीवार पर बड़ा होकर उसे दबोचने लगा। तभी शहर की सारी बिजली एक साथ गुल हो गई। हजारों घरों की खिड़कियों पर वही काले हाथों के निशान उभरने लगे। जो साया कभी रामपुर के एक छोटे से गोदाम में बंद था, वो अब इंटरनेट, बिजली के तारों और शहर की बंद गलियों में फैल चुका था। मैं, असली आर्यन, जो अब भी उस गांव की सरहद पर खड़ा था, समझ गया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने देखा कि मेरे हाथ में वो फाइल फिर से प्रकट हो गई है, लेकिन इस बार पन्नों पर मेरा या आदित्य का नाम नहीं था। पन्ने पर लिखा था पाठक, द रीडर, यानी कि जो भी इस कहानी को पढ़ रहा है या सुन रहा है, वो साया अब उसके पीछे है। आदित्य के कमरे की दीवार पर अब एक नया संदेश लिखा था, इंसाफ मिल गया है, अब बदला शुरू होगा। आदित्य की आखिरी चीख शहर के शोर में दब गई। अगले दिन अखबार में खबर आई कि एक युवक ने अपने ही घर में खुद को आग लगा ली, पर अजीब बात यह थी कि कमरे की कोई भी चीज नहीं जली, यहां तक कि बिस्तर की चादर भी सलामत थी। जला तो सिर्फ वो युवक, जैसे आग उसके अंदर से निकली हो। दोस्तों, अब मैं आजाद हूं, पर तुम नहीं। अगर तुम्हें भी अपने कमरे में अचानक ठंडक महसूस हो या आईने में तुम्हारी परछाई तुमसे थोड़ी अलग लगे, तो समझ लेना कि रामपुर का साया तुम्हारे शहर पहुंच चुका है। शहर की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन ये सन्नाटा शांति वाला नहीं, बल्कि किसी के दबे पांव आने की आहट जैसा था। आदित्य की मौत के बाद लोगों को लगा कि एक और हादसा हुआ है, पर सच तो ये था कि रामपुर का शाप अब एक महामारी की तरह फैल रहा था। उस रात शहर के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल के दफ्तर में हलचल मची थी। एक युवा पत्रकार जिसका नाम ईशान था, आदित्य के केस की फाइल देख रहा था। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। काले और सफ़ेद डॉट्स के बीच से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो चेहरा मेरा था, यानी आर्यन का। ईशान ने हेडफोन लगा रखे थे। उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो आवाज़ फुसफुसा रही थी, अगला पन्ना पलटो, सच अभी भी आधा है। ईशान ने जैसे ही आदित्य के कमरे से मिली उस अधजली फाइल का आखिरी पन्ना पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई लिखावट नहीं थी, बल्कि एक ताज़ा खून का धब्बा था जो अभी भी गीला था। उस धब्बे के अंदर एक छोटा सा अक्स दिख रहा था, उस पुराने गोदाम का जलता हुआ मंजर। तभी न्यूज़ रूम की सारी स्क्रीन्स पर एक ही वीडियो चलने लगा। पूरे शहर ने देखा कि रामपुर गांव के उस खंडहर गोदाम से हजारों काली परछाइयां निकलकर आसमान में धुएं की तरह फैल रही हैं। लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। शहर के आसमान में चांद का रंग सफेद से बदलकर मटमैला पीला हो गया। ईशान के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई उसके पैरों से जुड़ी नहीं थी। उसकी परछाई दीवार पर चढ़कर धीरे धीरे छत की ओर जा रही थी और उसका आकार किसी मकड़ी जैसा डरावना होता जा रहा था। तुम इसे रोक नहीं सकते ईशान, मैंने आर्यन की रोने उसके कान में कहा। साया अब केवल डर से नहीं पलता, वो अब स्मृति यानी मेमोरी से पलता है। जितने लोग इस कहानी को सुनेंगे, वो साया उतना ही ताकतवर होता जाएगा। अचानक पूरे शहर के फ़ोन एक साथ बज उठे। हर फ़ोन पर एक ही मैसेज था, पीछे मुड़कर देखो। हजारों लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और उसी पल शहर की सड़कों पर चीखें गूंज उठीं। जो लोग अपनी परछाइयों से डर रहे थे, उनकी परछाइयों ने ही उन्हें गले से पकड़ लिया था।
ईशान भागकर न्यूज़ रूम से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा। पर जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा खोला, अंदर वही पुराना पीतल का लालटेन रखा था। वो लालटेन अपने आप जल उठा, लेकिन उसकी रोशनी पीली नहीं बल्कि गहरी बैंगनी थी। उस रोशनी में उसे दिखाई दिया कि पूरी सड़क पर चलने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती राख के पुतले थे। रास्ता खत्म हो गया है। लालटेन के अंदर से दीनदयाल की आवाज़ आई, अब रामपुर कहीं दूर नहीं है, ये पूरा शहर ही अब रामपुर बन चुका है। ईशान ने देखा कि शहर की ऊंची इमारतों के बीच से वही पुराना रामपुर का गोदाम फिर से खड़ा हो रहा था। वो हकीकत और वहम के बीच का एक ऐसा दरवाज़ा था जो अब हमेशा के लिए खुल चुका था। मैं आर्यन अब उस लालटेन की लौ के अंदर कैद था। मैंने देखा कि ईशान की आंखों में भी वही डर समा गया है जो कभी मेरी आंखों में था। उसने लालटेन उठाया और उसे ज़मीन पर पटक कर तोड़ने की कोशिश की, पर लालटेन टूटा नहीं। उसकी जगह ईशान का हाथ कांच की तरह चटक गया। अब समझ आया? साये की हंसी पूरी फिजा में गूंजी। यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि तुम्हारी रूह का भ्रम है। तुम सब पहले ही उस गोदाम की आग में जल चुके हो, तुम्हें बस याद दिलाने की जरूरत थी। शहर की लाइटें एक एक करके बुझती गईं। अब केवल वही बैंगनी रोशनी बची थी। उस रोशनी में हजारों की तादाद में परछाइयां एक विशाल साये में तब्दील हो गईं, जिसने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। आज अगर तुम अपने शहर की किसी सुनसान सड़क पर निकलो और तुम्हें धूल और ठंडक का वही अजीब मिश्रण महसूस हो, तो समझ लेना कि तुम सड़क पर नहीं बल्कि रामपुर के उस अनंत गोदाम के अंदर चल रहे हो। और याद रखना, अगर कोई अजनबी तुमसे रास्ता पूछे तो उसे रास्ता मत बताना, क्योंकि यहाँ हर रास्ता केवल एक ही जगह खत्म होता है। वही पुरानी चाय की टपरी और वही मौत का इंतजार। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।